गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का हमारा अगला टॉपिक ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। ओके, ग्रेविटेशन यू ऑल नो। मैं नोट्स भेज दूंगा पहले की तरह पीडीएफ में। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन देखो सबको पता है, इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो चीज़ कांटेक्ट में हो और उस पर फोर्स लग रहा हो, जैसे ये पेन है, इसको मैं मूव करा रहा हूँ मैकेनिकली, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। पर मैग्नेट वाला है या ग्रेविटेशन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये तीनों नॉन कांटेक्ट फोर्स आते हैं। तो क्लास 9th में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, नॉन कांटेक्ट है। और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम ग्राउंड पे फेंकें या कोई भी चीज़ कहीं पे हम ड्रॉप करें या उसको ऊपर की तरफ लॉन्च करें, हर किसी की टेंडेंसी ये रहती है कि वो वापस टूवर्ड्स द अर्थ आएगा। मींस अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, राइट। कोई भी चीज़ है ये नीचे गिरेगी एट लास्ट, एंड अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। ओके, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एक ये है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो वीकेस्ट इन नेचर है। ग्रेविटेशन फोर्स, इसका नेचर कैसा है? ग्रेविटेशन फोर्स इज वीकेस्ट इन नेचर। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स इज वीकेस्ट इन नेचर। अब आप इसके अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं, एक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास हमारी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रहेगी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इससे क्या समझे? देखो, इसको हम स्प्लिट कर करके लिखते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। एवरी ऑब्जेक्ट ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? विथ अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो देखो, इसका मास अगर हम m1 मान लें, इसका मास अगर m2 मान लें, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये। तो सपोज इसको मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ये दो मासेज हैं m1 m2, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स पे इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम r, राइट। तो जो फोर्स यहाँ पे आता है, इनको क्लब करें हम, इनको ज्वाइन करें, राइट। इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो जो फोर्स है वो ये होगा F इक्वल टू, या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, कांस्टेंट
ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये g जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो g है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो दिस g हैपन्स टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इस g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी SI यूनिट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि g की वैल्यू क्या है, राइट। तो g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर है ना। अब इसकी एक डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो इसकी डेफिनेशन है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन बिटवीन अ पेयर ऑफ 1 kg मास दैट आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट। मतलब ये दो मासेज हैं 1 kg के और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r इक्वल टू 1 मीटर। देन द कांस्टेंट विल बी डिफाइंड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। g का अगर हम वैल्यू देखें तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, और इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर, मास की होती है kg, तो यहाँ दो मास है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक नोट करना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, वो मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि तो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसने कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो मैं जब नोट्स भेजूँगा तो एक बार आप उसको रीड कर लेना, राइट है ना। तो वो सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दे रखे, देखो देखो क्या दे रखा है, इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ईच मास। अभी बताया था मैंने कि दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उन दोनों के लाइन जॉइनिंग पे वो एक्ट करेगा, राइट। कैसे, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, ठीक है। इट एक्ट इक्वली ऑन ईच मास, ये इस पर अट्रैक्ट करेगा और ये इस पर अट्रैक्ट करेगा, तो इक्वली। इट इज़ वीकर इफ़ द मासेज आर फर्दर अपार्ट। ऑब्वियसली अगर दो मास बहुत ज़्यादा दूर हैं तो वो वीक होगा, क्योंकि उसमें दे भी रखा है फॉर्मूले में कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द मास ऑफ ईच बॉडी। ऑब्वियसली मास का क्या दे रखा है, m1 m2, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। और इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, दैट इज़ इट इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंसेज। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, आप सभी जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो टाइडल इफेक्ट होता है मून एंड सन पे,
दिस इज़ द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, आप लोगों ने टाइडल इफेक्ट सुना होगा, ये सब इसी की वजह से है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा कि दो ऑब्जेक्ट है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स, और डेफिनेशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ऐसी बात है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके रूम के अंदर चीज़ें आप लोगों को फिर व्यवस्थित कैसे मिलती है? वो आपस में फिर टकरा के कहीं ना कहीं इधर उधर हो जानी चाहिए अगर अट्रैक्ट करें तो उसका आंसर ये है कि जब मासेस बहुत ज़्यादा हैवी होंगे ना, तब इसका रोल प्ले होता है, बाकी इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। जब मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, इतना तक मास ऑफ अर्थ है, वैसे मास ऑफ मून, तब ये जो लॉन्ग रेंजेस फोर्स है ना, वहाँ पे इसका इफेक्ट जाता है, बाकी इट इज़ नॉट वर्दी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि दो ऑब्जेक्ट हैं जैसे ये और ये बुक, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज इनका मास बहुत कम है, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि फैक्टर जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11। अब ये जो भी इसकी वैल्यू होगी 10⁻11, देखो आप 0.000000, तो बहुत छोटा इफेक्ट आएगा। जब मास की रेंज बहुत ज़्यादा होगी ना, तब जाके ये अपना इफेक्ट दिखा पाएंगे, इसलिए लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। ओके, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू सो मच।